नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये लॉज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही आसान है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस लॉज एंड ऑल द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर बेस्ड ऑन वन फॉर्मूला एंड दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जिसका डेरिवेशन अभी हमने किया था। So what is the formula for fundamental frequency of vibrating string under certain tension? So n equals to 1 upon 2L root of T by M. तो ये फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। L stands for length of a vibrating string, T stands for tension applied और M क्या होता है? Mass per unit length, also called linear density of the string. तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसी फॉर्मूला में हम लोग अलग अलग कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे और उन कंक्लूजन्स को हम लोग लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टेट करेंगे। बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इन तीनों के साथ लिखना है। यहां पे देखो तीन टर्म है, लेंथ, टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इन तीनों के साथ रिलेशन लिखना है। बट अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को किसी एक के साथ रिलेट करोगे तो बाकी दो टर्म्स को कांस्टेंट रखना है। बस ये आपको समझना है। व्हेन यू रिलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विथ एनी वन ऑफ दिस, देन अदर टू फैक्टर्स आर टू बी केप्ट कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लॉ है इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ लेंथ में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ रिलेशन होगा इफ टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगर इन दो टर्म्स को कांस्टेंट रखेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, बिकॉज लेंथ इज इन द डिनोमिनेटर एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ। सो व्हाट इज लॉ ऑफ लेंथ? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग is inversely proportional to its length if tension and mass per unit length is kept constant. Linear density या mass per unit length are kept constant. तो ये कंडीशन होगा। तो अगर टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ। तो we say n inversely proportional to length if t and m are constant. और अगर n और l का इनवर्स प्रोपोर्शन है तो देयर प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। n l इज कांस्टेंट, n into l इज कांस्टेंट। सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन इज अ रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन। और जब आप n और t का रिलेशन देखोगे तभी लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखोगे। तो इफ दीज टू टर्म्स आर कांस्टेंट, L और M को रखा कांस्टेंट, तो N विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंशन। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, N proportional to square root of tension if vibrating length and mass per unit length are kept constant. तो अगर L और M को कांस्टेंट रखेंगे तो N will be directly proportional to square root of T. तो N proportional to square root of T if M and L are constant. This is called law of tension. और अगर N root T के प्रोपोर्शन में है इसका मतलब N upon root T कांस्टेंट होगा। तो we can say N divided by root T is constant. Then we come to third law. Third law is called law of linear mass density. एंड लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी में n और m का रिलेशन होगा अदर टू फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। का मतलब यहां पे t और l को रखेंगे कांस्टेंट और n और m का रिलेशन देखेंगे। तो इफ t और l आर कांस्टेंट देन वी कैन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। So the fundamental frequency of a vibrating string is inversely proportional to the square root of mass per unit length, also called linear density, if length and tension are kept constant.
तो n is inversely proportional to root m if T and L are constant. This is called law of linear mass density. तो ये तो होंगे तीन बेसिक लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। अभी नेक्स्ट पार्ट में ये जो थर्ड लॉ है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, इसको हम लोग आगे और मॉडिफाई करेंगे। तो दिस थर्ड लॉ, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी विल बी मॉडिफाइड फर्दर, इसको और आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। लेट r बी द रेडियस ऑफ द वायर, मतलब let r be the radius of the string and let rho be the density of material of the string। ये कौन सा डेंसिटी है? मास वॉल्यूम डेंसिटी। ये जो रो है ना, ये मास वॉल्यूम डेंसिटी है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। दिस रो इज मास वॉल्यूम डेंसिटी, का मतलब ये जो रो होगा ये होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहां पे दो अलग अलग टाइप के डेंसिटी को हम लोग डील कर रहे हैं। ये था लीनियर मास डेंसिटी, एंड लीनियर मास डेंसिटी होता है मास अपॉन लेंथ। ये क्या है? मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। और ये जो डेंसिटी होगा ये होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी होता है स्मॉल m, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ये रो क्या है? वॉल्यूम मास डेंसिटी, का मतलब ये होगा मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो लेट r बी द रेडियस एंड लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग। तो लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m is mass upon length. This is how we define m. It is mass per unit length. फिर मास को लिखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने यहां पे जो मास है उसको लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड डिवाइड बाय लेंथ कैपिटल L। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब वायर, एंड वायर का शेप होता है सिलेंडर। स्ट्रिंग का शेप होगा सिलेंडर, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बट स्ट्रिंग में हाइट नहीं होगा, स्ट्रिंग में लेंथ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रिंग का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एल। हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रिंग होगा पाई आर स्क्वायर एल मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो, ठीक है, एंड डिवाइड बाय लेंथ। अब ये लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तो मास का फॉर्मूला, मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर रो। कैपिटल आर लिखा है, वी कैन टेक स्मॉल आर आल्सो रेडियस के लिए। तो लीनियर मास डेंसिटी m का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर रो। यहां पे m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ये रो क्या है? वॉल्यूम मास डेंसिटी। दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो एग्जामिनेशन में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है लीनियर मास डेंसिटी, ये है वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो m का फॉर्मूला क्या मिला? पाई आर स्क्वायर रो। बट पाई इंटू आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर। तो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हेंस मास पर यूनिट लेंथ इज a इंटू रो ऑल्सो, बिकॉज पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। According to the third law, fundamental frequency is inversely proportional to square root of m. तो मैंने थर्ड लॉ से शुरू किया वापस, n is inversely proportional to square root of m, and then I put m का फॉर्मूला। तो what is m का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर रो। तो मैंने m की जगह पे लिखा पाई आर स्क्वायर रो। तो n फ्रीक्वेंसी n will be inversely proportional to square root of पाई आर स्क्वायर रो। तो इसमें अगर मैंने रो को कांस्टेंट रखा, का मतलब t और l तो कांस्टेंट है ना, इस रिलेशन के लिए t और l तो कांस्टेंट है। तो इफ t, l एंड रो आर केप्ट कांस्टेंट, इफ t, टेंशन t, लेंथ एंड डेंसिटी रो आर केप्ट कांस्टेंट, तो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर। This is called law of radius. तो law of radius होगा n inversely proportional to radius if t, l and rho are kept constant. नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा कि अगर मैंने रेडियस को रखा कांस्टेंट, का मतलब टेंशन, लेंथ एंड रेडियस आर केप्ट कांस्टेंट। ये तीन फैक्टर को रखो कांस्टेंट। कौन से तीन फैक्टर? टेंशन, लेंथ एंड रेडियस।
तो इफ टेंशन, लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग आर केप्ट कांस्टेंट, तो वी कैन से n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n is inversely proportional to square root of density. This is called law of density. But law of density applicable होगा if t, l and radius are kept constant. Law of radius applicable होगा if t, l and rho are kept constant. तो ये हो गया law of radius और ये हो गया law of density. इसका मतलब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के टोटल 5 लॉज फॉर्म होंगे. देयर आर 5 डिफरेंट लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो हमको न्यूमेरिकल में और एमसीक्यूज में यूज करने हैं. लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ रेडियस एंड लॉ ऑफ डेंसिटी. तो दीज आर डिफरेंट लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो नीट और जेईई टाइप के एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग? n इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m. यहां पे L होता है लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, T होता है टेंशन अप्लाइड और M होता है मास पर यूनिट लेंथ, आल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी. यंग्स मॉड्यूलस, इस कांस्टेंट को आपने स्टडी किया था इन द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी में. तो यंग्स मॉड्यूलस Y का फॉर्मूला होता है F कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l. Here F stands for force applied to a wire. Capital L is original length of a wire. A is area of cross section and small l is extension in the wire या elongation या increase in length. Force can be replaced by tension because wire को जो force apply किया है वही tension है और tension भी एक force का टाइप है. तो F को लिखा T और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर यंग्स मॉड्यूलस इज TL अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल l. तो फिर टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? अरेंज करो इस फॉर्मूला को. तो T विल बी इक्वल टू y इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल l बाई कैपिटल L. तो ये होगा टेंशन का फॉर्मूला जो हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. स्मॉल m क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी एंड स्मॉल m लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रो भी होता है. यह अभी हमने कुछ देर पहले डिराइव किया था. तो लीनियर मास डेंसिटी m का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रो होता है वेयर रो इज डेंसिटी, मास वॉल्यूम डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी. तो मतलब ये जो रो होगा ये मास अपॉन वॉल्यूम होगा. तो इस m को भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, n इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ t को लिखा y पाई आर स्क्वायर l बाई l और m को लिखा पाई आर स्क्वायर रो. नाउ पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर कैन बी कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड. तो ये हो जाएगा y इंटू स्मॉल l एंड दिस कैपिटल L विल गो इन द डिनोमिनेटर, तो इट इज रो इंटू कैपिटल L. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n विल बी 1/2l रूट ऑफ y स्मॉल l अपॉन रो इंटू कैपिटल L. ये होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. स्मॉल l यहां पे क्या है? इंक्रीज इन लेंथ, आल्सो कॉल्ड इलोंगेशन. और कैपिटल L क्या है? ओरिजिनल लेंथ. तो n इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ y स्मॉल l बाय रो इंटू कैपिटल L. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. In thermal expansion, in the chapter thermal expansion या thermal properties of matter, आपने अल्फा को स्टडी किया था. तो अल्फा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड and let delta T symbol be the rising temperature of the solid. तो अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड डेल्टा T रिप्रेजेंट कर राइजिंग टेम्परेचर. According to the definition of alpha, what is alpha? Coefficient of linear expansion. तो अल्फा होता है इंक्रीज इन लेंथ
पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये है अल्फा का डेफिनेशन। इंक्रीज इन लेंथ को डिनोट करेंगे बाय सिंबल स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इनटू डेल्टा टी। देयरफॉर एल अपॉन एल को बोलते हैं स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन इन इलास्टिसिटी। तो टेंसाइल स्ट्रेन या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन विच इज स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये होगा स्ट्रेन का फॉर्मूला। स्ट्रेन होता है एल बाय कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये होगा अल्फा डेल्टा टी। फिर स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बट एफ को लेकर टेंशन और एरिया को लेकर पाई आर स्क्वायर। तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा एफ अपॉन ए, दैट इज टेंशन अपॉन पाई आर स्क्वायर। ऑल्सो स्ट्रेस होता है y इंटू स्ट्रेन, because Young's modulus is stress upon strain. तो if Young's modulus y is stress upon strain, then stress हो जाएगा y into strain. तो ये होगा स्ट्रेस के फॉर्मूले। Now let us come to the fundamental frequency of string. तो fundamental frequency of the vibrating string is 1 upon 12 root of t by m. सबसे पहले मैंने m को लिखा पाई आर स्क्वायर रो, है ना, लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रो। फिर ये जो टी अपॉन पाई आर स्क्वायर है, टी अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो टी अपॉन पाई आर स्क्वायर को लिखा स्ट्रेस, तो ये होगा स्ट्रेस डिवाइड बाय रो। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 1 अपॉन 12 रूट ऑफ स्ट्रेस अपॉन रो, बिकॉज टी अपॉन पाई आर स्क्वायर इज स्ट्रेस। देन व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है y इंटू स्ट्रेन, एंड व्हाट इज स्ट्रेन का वैल्यू अल्फा डेल्टा टी। तो इस स्ट्रेन को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और फिर ये स्ट्रेस आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो स्ट्रेस हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन, बट स्ट्रेन इज अल्फा डेल्टा टी, तो दिस इज y अल्फा डेल्टा टी। तो मैंने स्ट्रेस को लिखा y अल्फा डेल्टा टी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज 1 अपॉन 12 अंडर रूट y अल्फा डेल्टा टी बाय रो। तो ये होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। So these are some of the important results that we require for entrance examination. Hello students, let us now solve some textbook exercise questions based on the topic vibrations of a straight string. ये टॉपिक हमने स्टडी कर लिया। तो हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड टॉपिक होगा बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके 4 ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। Question says a standing wave का मतलब stationary wave. A standing wave is produced on a string fixed at one end with the other end free. The length of the string, और ये हमारी 4 ऑप्शंस है। तो क्वेश्चन में बोला है एक स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस किया है, बट स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है। तो देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और वही हमको फाइंड करना है। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन हमको पता चल गया। जो एंड फिक्स्ड होगा वहां पे नोड का फॉर्मेशन होगा, और जो एंड फ्री होगा वहां पे तो पार्टिकल फ्री है वाइब्रेट करने के लिए, तो यहां पे एंटी नोड होगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, नोड एट द फिक्स्ड एंड एंड एंटी नोड एट द फ्री एंड, बिकॉज ये एंड फ्री है, ये कहीं फिक्स नहीं किया है। दिस एंड इज फ्री टू वाइब्रेट
इट इज नॉट फिक्स टू सम सपोर्ट, ये फ्री है का मतलब ये वाइब्रेट कर सकता है, बट ये फिक्स्ड है। तो यहां पे नोड बनेगा, यहां पे एंटी नोड बनेगा। तो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करके स्मॉलेस्ट स्टेशनरी वेव दैट कैन बी फॉर्म विल बी हाफ लूप। देखो पहला केस, यहां पे सिर्फ हाफ लूप फॉर्म हुआ है। हाफ लूप का मतलब एक नोड फॉर्म होगा और एक एंटी नोड फॉर्म होगा, और नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 4। तो यहां पे स्ट्रिंग का लेंथ लैम्डा बाई 4 हो गया, ये होगा इसका फंडामेंटल मोड। उसके बाद क्या होगा, 1 फुल एंड 1 हाफ लूप का मतलब स्ट्रिंग वही है, बट ये अपने सेकंड मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो उसमें एक फुल लूप होगा और एक हाफ होगा, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन तो ओबे करना ही है, नोड एट द फिक्स्ड एंड, एंटी नोड एट द ओपन एंड। तो पहले केस में सिर्फ हाफ लूप का फॉर्मेशन हुआ है, सेकंड मोड में 1 फुल एंड 1 हाफ लूप का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस इज 1 एंड हाफ लूप। तो यहां नोड होगा, इधर एंटी नोड होगा, यहां पे नोड होगा और यहां पे एंटी नोड का मतलब 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स, 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। तो यहां पे टोटल लेंथ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, बिकॉज अपने को ऑप्शन वेवलेंथ के फॉर्म में चाहिए। तो देखो टोटल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, नोड से नोड होगा लैम्डा बाई 2, है ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा लैम्डा बाई 2, और नोड से एंटी नोड कितना होगा लैम्डा बाई 4। तो ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 2 है, दोनों को ऐड करो, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना होगा 3 लैम्डा बाई 4। तो टोटल लेंथ वेवलेंथ के फॉर्म में होगा 3 लैम्डा बाई 4। Now we come to third mode of vibration. थर्ड मोड में स्ट्रिंग वही है, उसमें 2 फुल और 1 हाफ लूप बनेगा। तो दिस इज 2 एंड हाफ लूप, 2 फुल लूप बनेंगे और 1 हाफ लूप बनेगा। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 1 2 3 नोड बनेंगे और 1 2 3 एंटी नोड बनेंगे, 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। तो यहां पे लेंथ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। नोड से नोड लैम्डा बाई 2 का मतलब ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा, यहां से यहां तक भी लैम्डा बाई 2 होगा, और नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई 4 होगा। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना होगा 5 लैम्डा बाई 4। और ऐसे और भी मोड्स होंगे वाइब्रेशन के, हाफ लूप, 1 एंड हाफ लूप, 2 एंड हाफ लूप, उसके बाद होगा 3 एंड हाफ लूप, उसके बाद होगा 4 एंड हाफ लूप एंड सो ऑन। तो हमको पूछा था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लैम्डा के किस मल्टीपल में होगा। तो देखो यहां पे मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं। पहले केस में हाफ लूप है तो लेंथ कितना है लैम्डा बाई 4 है। सेकंड केस में 1 एंड हाफ लूप है ना, 1 फुल एंड हाफ लूप, तो यहां पे लेंथ 3 लैम्डा बाई 4 है। थर्ड केस में 2 एंड हाफ लूप है, 2 एंड हाफ लूप, तो यहां पे कितना है 5 लैम्डा बाई 4 है। तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लैम्डा बाई 4 का मल्टीपल है ना, ये किसका मल्टीपल है लैम्डा बाई 4 का मल्टीपल है। पर यहां पे 1 3 5 आगे होगा 7 लैम्डा बाई 4 का मतलब यहां पे स्ट्रिंग का जो लेंथ है इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। देखो 1 3 5 ऐसे और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 होंगी, ये होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का वैल्यू, इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। तो अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो इट मस्ट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, इट मस्ट बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक एमसीक्यू है। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला है टेंशन इन अ पियानो वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। टेंशन इन अ पियानो वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%. Its frequency becomes dash times the original frequency. का मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीपल होगा ये हमको पूछा है, एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस। ओके, अब यहां पे टेंशन का वैल्यू 25% इंक्रीज हुआ है। तो एक मेथड आपको मैं समझा रहा हूं,
उसको आप ध्यान से समझ लो। जब भी कोई वैल्यू परसेंट में चेंज होगा, इंक्रीज बाय सो मेनी परसेंट या डिक्रीज बाय सो मेनी परसेंट, तो ऐसे सिचुएशन में इनिशियल वैल्यू को 100% एज्यूम करो। When a data is given in terms of percent, assume the initial value to be 100%. जैसे इस केस में टेंशन 25% इंक्रीज हुआ है, तो इनिशियल टेंशन T1 होगा, तो T1 कितना होगा? 100% ऑफ T1 होगा। का मतलब इनिशियली कोई भी वैल्यू कितना होता है? 100%, और 100% कितना होता है? 1, बिकॉज 100% इज 100/100। तो इनिशियल टेंशन T1 जो है वो 100% ऑफ T1 होगा। इसका मतलब इनिशियली टेंशन 100% था, उसमें 25% का इंक्रीज हुआ। इनिशियली टेंशन 100% था, उसमें 25% का और इंक्रीज हुआ, तो फिर फाइनल टेंशन या जो न्यू टेंशन होगा, जिसको हम लोग T2 कॉल करेंगे, ये होगा 125% ऑफ T1। तो न्यू टेंशन T2 is 125% of initial tension. तो this is the meaning of tension increase by 25%. मेथड को समझ लो। तो यहां पे टेंशन 25% इंक्रीज हुआ था, तो इनिशियल टेंशन 100% ऑफ T1 था, तो न्यू टेंशन होगा 125% ऑफ T1। दिस इज इंक्रीज बाय 25%। अगर ऐसे लिखा होता टेंशन इज डिक्रीज बाय 25%, सपोज ऐसे लिखा होता टेंशन इज डिक्रीज बाय 25%, तो T2 होता 75% ऑफ T1। बिकॉज पहले टेंशन 100% था, 25% से मान लो डिक्रीज होता, तो T2 होता 75% ऑफ T1। तो परसेंटेज रिलेटेड डेटा को इस तरीके से हमको अंडरस्टैंड करना है। 125% is 125/100 and 125/100 is 1.25 T1। इसका मतलब 125% का ये डेसिमल फॉर्म हो गया। तो परसेंटेज का अगर डेसिमल फॉर्म करना है तो डिवाइड बाय 100 करो, एंड अगर डेसिमल फॉर्म का परसेंट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो। का मतलब 1.25 को अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 125%। तो न्यू टेंशन T2 कितना हो गया? 1.25 T1 हो गया। तो परसेंटेज रिलेटेड डेटा को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो। नाउ हियर वी वांट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच में हमको रिलेशन मिलता है लॉ ऑफ टेंशन में। तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ टेंशन, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंशन fundamental frequency n is directly proportional to square root of tension. This is law of tension का formula, n proportional to root t. तो if I take ratio on both the side, अगर मैंने इस फॉर्मूला का रेशियो लिया तो n2 upon n1 will be equal to root of t2 upon t1. This is taking ratio on both the side of this equation. तो n2 by n1 होगा root of t2 by t1। अगर t2 1.25 t1 है, देखो हमको क्या दिया? T2 is 1.25 T1, तो what is T2 upon T1? T2 upon T1 क्या होगा? 1.25 हो जाएगा। तो ये जो T2 upon T1 है उसका वैल्यू 1.25 होगा। देखो T2 upon T1, T1 को यहाँ पे डिवाइड करो तो यहाँ पे 1.25 बचेगा। Now what is square root of 1.25? What is square root of 1.25? हमको पता है 1.21 का स्क्वायर रूट 1.1 होता है, बिकॉज 11 स्क्वायर इज 121, एंड 1.44 इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा 1.2, बिकॉज 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो रूट ऑफ 1.21 इज 1.1, रूट ऑफ 1.44 इज 1.2। ये नंबर देखो 0.25 है, का मतलब ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में है। 1.25 लाइज बिटवीन 1.21 एंड 1.44, का मतलब इसका जो रूट होगा ये 1.1 और 1.2 के बीच में होगा। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा ये 1.1 और 1.2 के बीच में होगा। ऑप्शन देखो, तो इसमें से कौन सा नंबर 1.1 और 1.2 के बीच में है? तो आंसर होगा 1.12। तो इसका जो रूट होगा ये 1.12 होना चाहिए। तो therefore we write this root as 1.12। तो n2 upon n1 1.12 आया, इसका मतलब n2 कितना हो गया? 1.12 n1 हो गया।
इसका मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 1.12 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसका आंसर क्या होगा 1.12। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1.12। अभी क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, हम लोग थोड़ा और आगे सोचते हैं, है ना। वी हैव गॉट द आंसर, बट हम लोग थोड़ा और आगे सोचते हैं कि अगर ये 1.12 है और इसको अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो 1.12 का परसेंट कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, बिकॉज परसेंट का डेसिमल फॉर्म करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट का अगर परसेंट फॉर्म करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 112% होगा। तो ये होगा डेसिमल फॉर्म का परसेंट फॉर्म। इसका मतलब n2 हो गया 112% ऑफ n1। n2 कितना हो गया 112% ऑफ n1। बट इनिशियली शुरुआत कहां से हुई थी 100% से, बिकॉज इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% होता है। का मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 जो था वो 100% था और उसमें n2 हो गया 112%। का मतलब परसेंट में इंक्रीज कितना होगा तो 12%, बिकॉज 100 से 112% हुआ है। का मतलब परसेंट में इंक्रीज कितना हुआ 12%। तो वी कैन से फाइनल फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज बाय 12%। ये हमने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कस किया। का मतलब अगर ऑप्शंस ऐसे नहीं होते और परसेंट में होते तो ये हम लोग सिलेक्ट करते इंक्रीज बाय 12%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11। एक सिंपल टाइप का एक प्रॉब्लम है, एकदम आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सेज अ साउंड वेव in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. Standing wave का मतलब stationary wave. The distance between two successive nodes is 3.75 centimeter. If the velocity of sound is 1500 meter per second, find the frequency of a sound wave. फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, का मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड दिया है। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इन अ स्टेशनरी वेव कितना होता है λ/2 होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड इज λ/2। तो यहां पे λ/2 दिया है 3.75 सेंटीमीटर, उससे हमको लैम्डा पता चलेगा। तो लैम्डा कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.75 सेंटीमीटर, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 7.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड से हमने लैम्डा का वैल्यू फाइंड किया। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्मूला n लैम्डा होता है। तो सिंस v इक्वल्स टू n लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n हो जाएगा v बाय लैम्डा, एंड देन वी पुट द वैल्यूज। वेलोसिटी कितना दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2 अपॉन 7.5। ये ऊपर चला गया तो 10⁻2 हो जाएगा। 15 अपॉन 7.5 हो जाएगा 2, तो दिस इज 2 है ना, ये 2 हो जाएगा। इसका एक 10 यहां पे बोरो कर दिया, एक 10 इसके साथ ले लिया तो ये होगा 20 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर 20 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। बट 10⁻3 होता है किलो, बिकॉज 1 किलो इज 1000 इज 10⁻3। तो ये हो गया किलो हर्ट्ज। 10⁻3 हर्ट्ज कितना हो गया किलो हर्ट्ज। तो आंसर होगा 20 किलो हर्ट्ज। आंसर क्या होगा 20 किलो हर्ट्ज। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 14. Let us first understand the question, then we'll solve this question. Question says two wires of same material and same cross section are stretched on a sonometer. क्वेश्चन में सोनोमीटर दिया है बट यहां पे सोनोमीटर का यूज नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही दिया है पर हमको सोनोमीटर का यहां पे यूज नहीं करना है। One wire is loaded with 1.5 kg and
other is loaded with 6 kg. The vibrating length of the first wire is 60 centimeter and its fundamental frequency is same as that of the second wire. Then calculate the vibrating length of other wire. तो इस क्वेश्चन को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले डेटा को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं. देखो, 2 वायर हमको दी है और सेम मटेरियल. अगर दोनों का मटेरियल सेम होगा तो उनका डेंसिटी सेम होगा. कौन सा डेंसिटी? वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, वो सेम होगा. तो सेम मटेरियल इंप्लाइज सेम रो. यहां पे रो क्या है? डेंसिटी. फिर उनका क्रॉस सेक्शन भी सेम दिया है. क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है तो दोनों का एरिया सेम होगा, इंप्लाइज दोनों का रेडियस भी सेम होगा, बिकॉज एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो सेम क्रॉस सेक्शन इंप्लाइज सेम रेडियस, सेम मटेरियल इंप्लाइज सेम रो. लीनियर डेंसिटी ऑफ अ वायर, जिसका सिंबल उन्होंने एम यूज किया था, उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर रो. लीनियर डेंसिटी इज मास अपॉन लेंथ, बट उसका दूसरा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रो भी था. तो अगर दोनों वायर का डेंसिटी सेम है और रेडियस सेम है तो दोनों वायर का लीनियर डेंसिटी एम भी सेम होगा. तो सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन इंप्लाइज दे विल हैव सेम लीनियर डेंसिटी. फिर फर्स्ट वायर को 1.5 kg का लोड अप्लाई किया, सेकेंड वायर को 6 kg का लोड अप्लाई किया. इससे हमको टेंशन पता चलेगा कि आपने वायर को कितना टेंशन अप्लाई किया है. टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंशन का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी. तो पहले वायर को कितना टेंशन अप्लाई किया? पहले वायर को 1.5 kg का मास अप्लाई किया. मास कितना है? 1.5 kg. तो मास 1.5 kg है, तो 1.5 इंटू जी, ये हो गया टेंशन अप्लाई टू फर्स्ट वायर. सेकेंड वायर को 6 kg का मास अप्लाई किया, तो टेंशन अप्लाई टू सेकेंड वायर m2g, बट यहां पे m2 कितना है? 6 kg, तो ये होगा 6 इंटू जी, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फर्स्ट वायर का लेंथ 60 सेंटीमीटर दिया है, का मतलब L1 लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर 60 सेंटीमीटर. मीटर में कितना होगा? 0.6 मीटर. दोनों वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वायर. दोनों के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है. और सेकेंड वायर का लेंथ फाइंड करना है, तो वी हैव टू फाइंड L2, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर. यहां हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फॉर्मूला n इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ T बाय m. तो अगर मुझे इससे लेंथ का फॉर्मूला लिखना होगा तो ब्रिंग लेंथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द राइट हैंड साइड. तो L का फॉर्मूला होगा 1/2n रूट T बाय m, है ना. L का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2n रूट T बाय m. बट दोनों वायर का लीनियर डेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है. तो सिंस लीनियर डेंसिटी m एंड फ्रीक्वेंसी n इज सेम फॉर बोथ द वायर, तो ये दोनों फैक्टर दोनों के लिए सेम है. तो वी कैन से L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, बिकॉज n और m दोनों के लिए सेम दिया है. तो लेंथ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T होगा. देन वी टेक द रेशियो. तो L2 upon L1 is equal to square root of T2 upon T1. This is taking ratio on both the side. T2 upon T1 कितना होगा? T2 upon T1 6G upon 1.5G. G और G कैंसिल हो गया, 6 upon 1.5 बचेगा. यहां पे G था, इधर भी G था, बट G और G डिवाइड करने से कैंसिल हो गया. एंड 6 upon 1.5 होगा 4 एंड रूट 4 कितना होगा? 2. इसका मतलब L2 upon L1 2 हो गया. तो फिर L2 कितना होगा? ट्वाइस ऑफ L1. इस L1 को यहां पे मल्टीप्लाई करो, तो L2 होगा ट्वाइस ऑफ L1. देन वी पुट द वैल्यू ऑफ L1. L1 कितना है? 0.6 मीटर. तो दिस इज 2 into 0.6 मीटर, दैट इज 1.2 मीटर. तो सेकेंड वायर का जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो 1.2 मीटर होगा. तो दिस इज सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. ओके, अगला क्वेश्चन 19 है. A string 1 meter long is fixed at one end. String 1 meter long है, उसको एक एंड से फिक्स्ड किया है.
The other end is moved up and down, का मतलब दूसरा एंड फ्री है, with the frequency 15 hertz. Due to this, a stationary wave with the 4 complete loops gets produced on the string. Find the speed of a progressive wave which produces the stationary wave. और एक हिंट हमको दिया है, remember that moving end is an antinode. Obviously, अगर दूसरा एंड मूवेबल है तो फ्री एंड है, तो फ्री एंड पे तो हमेशा एंटीनोड ही फॉर्म होता है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग है जो 1 मीटर लेंथ का है, तो ये 1 मीटर लेंथ का स्ट्रिंग हो गया, तो L इज 1 मीटर। स्ट्रिंग का एक एंड को फिक्स रखा है, सो दिस इज फिक्स्ड एंड, और फिक्स्ड एंड पे हमेशा नोड का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पे नोड बनेगा बिकॉज ये फिक्स्ड एंड है। और दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का, जो दूसरा एंड है, इट इज मूव्ड अप एंड डाउन, का मतलब ये फ्री एंड है, का मतलब यहां पे एंटीनोड ही फॉर्म होगा। तो यहां बाउंड्री कंडीशन क्या हो गया, नोड एट द फिक्स्ड एंड, एंटीनोड एट द ओपन एंड या फ्री एंड। अभी यहां बोला है 4 लूप्स आर फॉर्म, स्टेशनरी वेव विद 4 लूप्स आर फॉर्म, तो डेटा मिसलीडिंग है, डेटा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया होता, तो मतलब अगर ये हिंट नहीं दिया होता तो डेटा शायद आपको कंफ्यूज करेगा, और एग्जाम में शायद ये ब्रैकेट प्रोवाइड भी नहीं करेंगे, ये हिंट आपको प्रोवाइड करेंगे भी नहीं। उन्होंने बोला है स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स, दे हैव नॉट मेंशन अबाउट इनकम्प्लीट लूप, का मतलब यहां पे 4 कंप्लीट लूप तो फॉर्म होंगे, बट उसके साथ में एक हाफ लूप भी फॉर्म होगा, बिकॉज अगर 4 कंप्लीट लूप फॉर्म होते तो फिर यहां पे नोड बनना चाहिए, बट ये तो फ्री एंड है, यहां पे तो नोड बन नहीं सकता, यहां पे तो एंटीनोड बनना चाहिए। तो दे मीन टू से 4 कंप्लीट लूप्स आर फॉर्म अलोंग विथ 1 हाफ लूप, यहां पे एक हाफ लूप भी बनेगा। तो ये टोटल लेंथ वेवलेंथ के टर्म में कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट। ये हो गया एक लूप, एक लूप का लेंथ कितना होता है, λ/2 होता है, बिकॉज एक लूप का लेंथ का मतलब 2 नोड के बीच का डिस्टेंस, और 2 नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। तो अगर एक लूप का लेंथ λ/2 है तो 4 लूप्स का लेंथ कितना होगा, तो इस 4 टाइम्स λ/2, ये 4 कंप्लीट लूप्स है, उसका लेंथ होगा 4 टाइम्स λ/2, तो हो जाएगा 2 लैम्बडा, का मतलब स्ट्रिंग का यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 4 λ/2, दैट इज 2 लैम्बडा, और उसके आगे एक हाफ लूप फॉर्म हो रहा है, एंड हाफ लूप का मतलब नोड से एंटीनोड, एंड नोड से एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। तो 4 कंप्लीट लूप्स एंड हाफ लूप, टोटल लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ ऑफ 4 and half loop, 4 and a half loop is 2 lambda plus λ/4, that is 9 λ/4, और ये जो टोटल लेंथ होगा वही स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो इसे 9 λ/4 इक्वल्स टू L, और L कितना दे 1 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे 9 λ/4 इक्वल्स टू 1 मीटर, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4/9 मीटर। का मतलब ये सब कैलकुलेशन करके हमको वेवलेंथ का वैल्यू पता चला, और फ्रीक्वेंसी हमको दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दे 50 हर्ट्ज, और हमको पूछा है प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड। सिंपल, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज n लैम्डा, n कितना है 15, लैम्डा कितना है 4/9, 15 इंटू 4 60, 60/9, 60/9 का मतलब 20/3 है ना, इसको 3 से डिवाइड करो, 20/3, और 20/3 होगा 6.67, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो प्रोग्रेसिव वेव का जो स्पीड होगा वो होगा 6.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। A violin string vibrates with fundamental frequency of 440 Hz. A violin string vibrates with the fundamental frequency of 440 Hz. Calculate the frequencies of first and second overtone. Fundamental frequency दिया है और first
फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिंबल एन होता है, एन कितना दिया है 440 हर्ट्ज, एंड वी नो दैट फॉर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन, एनपी जिसका सिंबल मैंने यूज किया था, p+1 n होता है। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए pth ओवरटोन के फ्रीक्वेंसी का वैल्यू p+1 n होता है। व्हाट इज n? n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज p? नंबर ऑफ ओवरटोन। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन फाइंड करना है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब p कितना हो गया 1, तो पुट p as 1, तो ये 1+1 n, दैट इज 2n, बट n कितना है 440, तो दिस इज 2 into 440, दैट इज 880 हर्ट्ज। तो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 880 हर्ट्ज होगा। ऑल्सो फाइंड सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन का मतलब p कितना हो गया, इस केस में 2 हो गया, सेकेंड ओवरटोन p becomes 2, तो अगर p 2 होगा तो ये होगा 2+1 n, that is 3n, that is 3 times of 440 and that is 1320 hertz। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी होगा 880 हर्ट्ज एंड सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी होगा 1320 हर्ट्ज। तो एक सिंपल प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम आवर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। अ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमको स्टडी करना बाकी है, पर यहां पे सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का कुछ थियरी हमको यूज नहीं करना है। नाम दिया है सोनोमीटर वायर, बट हमको एक वायर की तरह इसको कंसीडर करना है। सोनोमीटर हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं, ओके, बट यहां पे सोनोमीटर का कंसेप्ट यूज नहीं करना है। तो सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज स्ट्रेच्ड by a weight of 5 kilogram. The fundamental frequency of vibration is 100 hertz. Fundamental frequency दिया 100 hertz. Calculate the linear density of the wire. एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें सबसे पहले वायर का लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर इज 1/2 मीटर। मैंने 0.5 को 1/2 लिखा, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 0.5 मीटर इज सेम एज 1/2 मीटर। वेट ऑफ 5 kg बोला है वेट, लेकिन किलोग्राम का मतलब मास होगा। तो वायर को स्ट्रेच करने में जो हैंगर में मास पुट किया है, वी पुट मास इन द हैंगर टू कीप वायर अंडर टेंशन। तो वायर में जो हम लोग ने, वो जो हैंगर में जो हमने मास रखा है वो 5 kg का है। अगर मास पता है तो हम लोग टेंशन पता करेंगे, है ना। इफ यू नो द मास वी कैन फाइंड आउट टेंशन। देखो टेंशन का फॉर्मूला होता है m into g, ये हम लोग कैलकुलेशन में कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज, और हमको लीनियर डेंसिटी फाइंड करना है। लीनियर डेंसिटी का सिंबल स्मॉल m। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फॉर्मूला 1/2L रूट ऑफ t by m होता है। हमको फाइंड करना है स्मॉल m, तो पहले स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट n square equals to t/4L square m, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। फिर m को ले लो एक तरफ, तो m का फॉर्मूला होगा t/4L square into n square। m का वैल्यू फाइंड करना है हमको, बस अभी फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। तो therefore small m equals to capital M, mass in the hanger is 5 kg, g का वैल्यू 9.8 डिवाइड बाय 4, L का स्क्वायर कितना होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू n का स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर। नाउ ये 4 और ये 4 कैंसिल कर लेंगे, 5 इंटू 9.8 हो जाएगा 49, 5 इंटू 9.8 कितना होगा 49, 4 and 4 कैंसिल, इसका स्क्वायर कितना होगा 10⁴, ऊपर का तो 10⁻⁴ होगा, तो 100 स्क्वायर इज 10⁻⁴, इफ इट गोज इन द न्यूमरेटर 10⁻⁴, तो आंसर आ गया 49 इंटू 10⁻⁴, और वी कैन राइट दिस एज 4.9 इंटू 10⁻�3, डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस पीछे लिया टू द लेफ्ट, तो दिस इज 4.9 इंटू 10⁻�3,
और लीनियर डेंसिटी का सिंबल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर, बिकॉज इट इज मास पर यूनिट लेंथ. तो और फाइनल आंसर इज 4.9 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 24. Even this question is solved using concept of vibration of a stretch string. क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग. इंस्ट्रूमेंट गिटार है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार है, जिसका लेंथ हमको दिया है 80 सेंटीमीटर, एंड इट हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज. तो गिटार स्ट्रिंग का लेंथ 80 सेंटीमीटर है, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 112 हर्ट्ज है. If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 hertz, where should the person press the string? Where should the person press the string का मतलब वाइब्रेटिंग लेंथ पूछा है, फ्रीक्वेंसी दिया है. तो देखो यहां पे केस 1 में लेंथ दिया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर, एंड तभी फ्रीक्वेंसी कितना था, 112 हर्ट्ज. तो जिस स्ट्रिंग का लेंथ 0.8 मीटर था उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 112 हर्ट्ज है. अगर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट 160 हर्ट्ज है तो उसके लिए वाइब्रेटिंग लेंथ कितना होगा. दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एक गिटार स्ट्रिंग है whose length is 80 centimeter, that time the fundamental frequency is 112 hertz. If we want to produce fundamental frequency of 160 hertz, what will be the desired length? So we have to find length L2. अभी दोनों केस में गिटार का जो स्ट्रिंग है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है और लेंथ चेंज हो रहा है. तो सिंस स्ट्रिंग इज सेम, स्ट्रिंग डज नॉट चेंज, स्ट्रिंग यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टू वैल्यूज विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग एंड लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग. ना तो यहाँ पे टेंशन चेंज हो रहा है, ना तो लीनियर डेंसिटी चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे टेंशन अप्लाइड इन बोथ द केसेस सेम है, का मतलब T1 इक्वल टू T2 है, और लीनियर डेंसिटी भी दोनों केस में सेम होगा. तो T और M यहाँ पे सेम है. We use the formula of fundamental frequency. तो fundamental frequency of the vibrating string का formula 1/2L root of T by M. तो लेंथ L का फॉर्मूला क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रिंग L दिस साइड एंड N इन द डिनोमिनेटर. तो L होगा 1/2N root of T by M. नाउ राइट द टू इक्वेशंस फॉर द टू केसेस. तो केस 1 के लिए, ये केस 1 है, तो केस 1 के लिए L1 इक्वल्स टू 1/2N1 root T by M, बिकॉज टेंशन और लीनियर डेंसिटी तो सेम ही है. और सेकंड केस के लिए, ये सेकंड केस है, तो सेकंड केस के लिए L2 का फॉर्मूला 1/2N2 root of T by M, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अगर मुझे L2 फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, L2 को L1 से डिवाइड करेंगे, का मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो वी गेट L2 बाय L1 इक्वल्स टू N1 बाय N2. ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो L2 बाय L1 आएगा N1 बाय N2. N1 कितना है, N1 इज 112 और N2 कितना है 160. ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. तो L2 इज इक्वल टू, अभी L1 को भी यहां पे ट्रांसफर कर लो, तो L2 इक्वल्स टू 112 अपॉन 160 इंटू L1. ये L1 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया. फिर L1 का वैल्यू 0.8 है, तो 112 इंटू 0.8, 0.8 को 8 बाई 10 लिखेंगे तो होगा 8 बाई 1600. फिर ये हो जाएगा 8 से डिवाइड कर दो तो ये होगा 200. तो 112 अपॉन 200, 112 अपॉन 2 कितना होगा, 56 होगा. 112 अपॉन 2 56 होगा. ये जो 100 है उसको लेकर 10⁻² मीटर. तो लेंथ का वैल्यू है 56 इंटू 10⁻² मीटर. इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर. तो लेंथ होगा 56 सेंटीमीटर. That means if the guitarist wishes to produce frequency of 160 centimeter, he should press the string at a distance of 56 centimeter.